अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का 7 दिसंबर से आगाज होगा और 23 दिन काम काज किया जाएगा। तेलंगाना हाईकोर्ट ने अरकान असेंबली को खरीदे जाने के मामले में SIT की जानिब से की जा रही तहकीकात के ज़िम्मन में BJP के कौमी जनरल सेक्रेटरी BL संतोष को जारी करदा नोटिस के अमल को रोक दिया है। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने बताया कि यासंगी रैतु बंधु की रकूमात दिसंबर में बैंक अकाउंट्स में जमा करा दी जाएगी और ज़राई कर्ज़जात को माफ़ करने के लिए जल्द ही इक़दाम शुरू किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के MP उत्तम कुमार रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत से रियासत की माली सूरत हाल पर वाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया है। मरकज़ी हुकूमत ने पार्लियामेंट के सरमाई सेशन के ज़िम्मन में आइंदा माह की 6 तारीख को कुल जमाती इजलास तलब किया है। इस इजलास में मरकज़ पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई को उम्दगी से चलाए जाने के लिए तमाम सियासी जमातों का ताउन हासिल करने की कोशिश करेगा। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 7 दिसंबर से शुरू होगा और 29 दिसंबर तक जारी रहेगा। 23 दिन के दौरान 17 दिन सेशन काम करेगा। इससे पहले पार्लिमानी उमूर के वज़ीर प्रहलाद जोशी ने इस उम्मीद का इजहार किया था कि मुजव्वज़ा सेशन के दौरान तामीरी मबाहिस होंगे। TRS के अरकान असम्बली को खरीदे जाने के मामले में खुसूसी तहकीकाती टीम SIT के अहदेदारों ने अपनी तहकीकाती अमल में शिद्दत पैदा कर दी है और दीगर 5 अफराद के नाम नोटिसें जारी की हैं। केरला के डॉक्टर जग्गू स्वामी के भाई मनी लाल के अलावा स्टाफ मेंबर्स शरद, प्रशांत, विमल और प्रतापन को नोटिसें जारी की गई हैं। SIT ने इन नोटिसों में कहा गया कि अगर ये अफराद इदारे के रूबरू हाजिर होने में नाकाम रहते हैं तब इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी दौरान तीनों मुलजिमीन रामचंद्र भारती, नंद कुमार और समायाजी की इस केस में पुलिस तहवील की मुद्दत ख़त्म हो गई है। पुलिस ने इन्हें अदालत में पेश किया, जिसके नतीजे में ACB कोर्ट ने इन तीनों मुलजिमीन की पुलिस तहवील की मुद्दत में आइंदा माह की 9 तारीख तक तोसी कर दी। नंद कुमार की बीवी चित्रलेखा, वकला प्रताप गौड़ और श्रीनिवास ने आज हुई समाअत में शिरकत की। SIT के अहदेदारों की जानिब से मुलजिमीन के रिश्तेदारों के ताल्लुक़ से तफसीलात हासिल की जा रही हैं, जिन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि प्रताप गौड़ और नंद कुमार के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी हासिल की जा रही हैं। तेलंगाना असम्बली का एक हफ्ता तवील अजलास दिसंबर में मुनाकिद होगा, जिसमें रियासती हुकूमत मरकज़ की माशी पॉलिसियों में पाई जाने वाली मुबैना बेकायदगियों पर मबाहिस करेगी। इस इजलास के मकासद में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना पर आयद करदा तहदीदात पर तवज्जो मबज़ूल की जाएगी, जैसा कि इन तहदीदात की बिना पर रियासत की आमदनी में कमी वाक़ हुई है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI ने दिल्ली ताबकारी पॉलिसी स्कैम के मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI ने दिल्ली ताबकारी पॉलिसी स्कैम के मामले में आज अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की और इसमें 7 अफराद के नाम बतौर मुल्ज़िम दिए गए हैं, जिनमें महकमे आबकारी के 2 साबिक़ अहदेदार भी शामिल हैं। CBI ने विजय नायर, हैदराबाद के अभिषेक बोयनपल्ली, समीर महेंद्रू, अरुण राम चंद्रपलाई, हैदराबाद के M गौतम और दिल्ली हुकूमत के 2 सरकारी अहदेदारों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ये चार्जशीट रूस एवेन्यू अदालत में दाखिल की गई। चंद तकनीकी वजूहात की बुना पर 22 नवंबर को हैदराबाद के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के तहत 5 पासपोर्ट सेवा केंद्रों में खिदमात पर असर पड़ा। दरख्वास्त कंदों को मतलब किया गया था कि इनके अपॉइंटमेंट पर दरअसल की गई है और तब्दील शुदा तारीख से इन्हें वाकिफ़ करवाया जाएगा। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद ने इस बिना पर दरख्वास्तों की यकसुई के लिए हफ्ता 26 नवंबर को 5 पासपोर्ट सेवा केंद्रों और 2 पासपोर्ट ऑफिस सेवा केंद्रों को, जो नलगुंडा और खम्मम में वाक़ है, खुला रखा जाएगा। दरख्वास्त गुज़राओं को इन अपॉइंटमेंट्स के लिए दी गई दोबारा तारीख से SMS के ज़रिए वाकिफ़ करवाया गया है। मूंगफली की पैदावार में इजाफे के मकसद से 61 ICRICASAT
और प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने मुश्तरका तौर पर रियासत भर में 80 तजुर्बाती ट्रायल्स मुनाकिद करने का फैसला किया है। ज़िला नागर कर्नूल के पालम में वाक़ रीजनल ज़राई रिसर्च इंस्टीट्यूशन में इस नौयत का एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इक्रिसैट की रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर जैकलिन ह्यूज ने कहा कि इन्हें हुकूमत तेलंगाना और PGTSAU के साथ इश्तराक करने पर काफ़ी खुशी हुई है। इस माहदे से रियासत भर में मूंगफली की पैदावार में दरकार बड़े पैमाने पर इजाफा होगा और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। कांग्रेस पार्टी के MP उत्तम कुमार रेड्डी ने आज रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि रियासत की माली सूरत हाल के ताल्लुक से एक वाइट पेपर जारी किया जाए। मीडिया के लिए जारी करदा एक बयान में उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना इस वक्त बहुत बड़े माली बहरान से गुजर रहा है और फलाही स्कीमात और दीगर अखराजात के लिए फंड्स न होने की वजह से रियासत तकरीबन दिवाला हो गई है। उत्तम कुमार ने इल्ज़ाम आयद किया है कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव सियासी बयानात जारी करते हुए रियासत की माली सूरत हाल को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब मरकज़ में ज़ेर इक़्तिदार BJP हुकूमत फ़ंड्स की अदम अजराई और मुख्तलिफ तहदीदात आयद करते हुए रियासत की माली सूरत हाल को मज़ीद अबतर बनाने के लिए कोशां है। कल हफ्ते को दागे जाने वाले PSLV C-54 के लिए 24 घंटों पर मुश्तमिल उल्टी गिनती शुरू कर दी गई है। ये सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और 8 दीगर छोटे सैटेलाइट पर मुश्तमिल है। उल्टी गिनती का आगाज़ सुबह 11:56 पर हुआ है। इस सैटेलाइट को आंध्र प्रदेश के खलाई मरकज़ श्रीहरिकोटा से दागा जाएगा। इसरो के अहदेदारों ने कहा है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की इस गाड़ी की ये 56वीं परवाज़ होगी, जिसे कल सुबह 11:56 पर पहले लॉन्च पैड से छोड़ा जाएगा। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासती वजीर मेहनत मल्ला रेड्डी और उनके फर्जंद की जानिब से इनकम टैक्स अहदेदारों के खिलाफ दायर करदा शिकायत पर तहकीकाती अमल को रोक देने का हुक्म जारी किया है। IT के अहदेदारों ने हाईकोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए इनके खिलाफ दाखिल की गई दरख्वास्त को खारिज कर देने की अपील की। मल्ला रेड्डी और उनके जमा साल फर्जंद भद्रा रेड्डी ने वजीर के बड़े फर्जंद महेंद्र रेड्डी से डॉक्यूमेंट्स पर IT अहदेदारों की जानिब से ज़बरदस्ती दस्तखतें लिए जाने के खिलाफ दरख्वास्त दाखिल की थी। मज़कूरा डॉक्यूमेंट्स में यह बताया गया था कि महेंद्र रेड्डी के कब्जे से काला धन बरामद हुआ है। पुलिस ने जब इस मामले की तहकीकात शुरू की, IT अहदेदार हाईकोर्ट से रुजू हुए, जिस पर अदालत ने इस मामले में जारी तहकीकात को 4 हफ्ते तक रोक देने की हिदायत दी। IT के अहदेदार रत्नाकर ने जवाबी शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें इल्ज़ाम आयद किया गया कि मल्ला रेड्डी ने बाद अहम दस्तावेज़ को फाड़ दिया और उनका लैपटॉप छीन कर बाद पुलिस के हवाले कर दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट के इहाते में मुनाकिद होने वाली यौम दस्तूर तकरीब में शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम के दौरान मोदी ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ प्रोग्रामों का भी आगाज़ करेंगे। इस प्रोजेक्ट का मकसद वकला और अदलिया के दीगर अहदेदारों को टेक्नोलॉजी के ज़रिए तमाम तर मालूमात फराहम करना है। रियासत के वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में ज़राई पैदावार में मुसलसिल इजाफा हो रहा है, जबकि कांग्रेस और BJP की हुक्मरानी वाली रियासतों में सूरत हाल उसके मुखालिफ है। निरंजन रेड्डी ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार के हमरा आज ज़िले खम्मम के मंडल रघुनाथ पालम के मौजे जंकाला गुड़म में 14.90 करोड़ रुपए की लागत से 20,000 मैट्रिक टन गुंजाइश वाले 3 वेयर हाउस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए निरंजन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में साल 2014 से कबल ज़राई पैदावार महज 62 लाख मैट्रिक टन थी, जबकि धान की पैदावार 3 करोड़ मैट्रिक टन थी। उन्होंने कहा कि मज़कूरा 3 वेयर हाउस को मुल्क भर में तेलंगाना के मासिवा किसी और रियासत में तामीर नहीं किया गया है। इसका मकसद ज़राई पैदावार में इजाफा करना है। उन्होंने कहा कि पंजाब और मगरबी बंगाल जैसी रियासतों में पैदावार में कमी वाक़ई हुई है। उन्होंने बताया कि यासंगी रैतु बंधु की रकूमात दिसंबर में बैंक अकाउंट में जमा करा दी जाएगी, जबकि किसानों के ज़रिए कर्ज़जात को माफ़ करने के लिए भी आने वाले दिनों में इक़दाम किए जाएंगे। ప్రధానమంత్రి గారి సొంత రాష్ట్రం ఇప్పుడు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఆయన స్వయంగా అక్కడ పరిపాలన పక్కకు పెట్టి అక్కడ ఎన్నికల ప్రచారంలో చాలా బిజీగా ఉన్నారు మన గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు. గుజరాత్ రాష్ట్రం కూడా పోయించిన నేను దాదాపు దేశంలో చాలా రాష్ట్రాలు తిరిగిన ప్రతి చోట రైతాంగం యొక్క స్థితిగతుల మీద అధ్యయనం చేసినాం. గుజరాత్ లో 24 గంటల కరెంట్ లేదు, భారతదేశంలో ఎక్కడా లేదు, తెలంగాణలో తప్ప. మరి ఎందుకు ఇచ్చలేరు? తెల్లార్లు పగలు కేసీఆర్ ప్రభుత్వం మీద రాజకీయ విమర్శలో దాడులో ఇతరత్రానో ఏదో ఒకటి మాట్లాడుతూనే ఉన్నారే. తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి మనసు రానటువంటి వాళ్ళు 50-60 ఏళ్ల కాలం ఇలా 7-8
ఏళ్ల కాలంలో తెలంగాణను దేశంలో నంబర్ 1 స్థితిలో నిలబెట్టినటువంటి కేసీఆర్ మీద 2 జాతీయ పార్టీలు ఒంటి కాళ్ళ మీద లేచి నిలబడి యుద్ధం చేస్తున్నాయి. ఏంది మీ పరాక్రమం? మీరు సిపాయిలు అయితే, మీరు గొప్పోళ్ళు అయితే, మీ ఏలుబడిలో మీ రాష్ట్రాలు ఎందుకు అభివృద్ధి కాలే? మీ ఏలుబడిలో మీరు ఎందుకో రైతాంగాన్ని సంతోషంగా పెట్టలే? చేయొచ్చు కదా, మళ్ళీ ఎందుకు చేయలే? మీకు మనసులే. ఇలా ఒక సీతారామ పూర్తయితే 10 లక్షల ఎకరాలు ఒక ఖమ్మం జిల్లాలో, ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలోనే సాగులోకి వస్తుంది ఒక్క సీతారామతో. కాళేశ్వరంతోన 40 లక్షల ఎకరాల పైచిలకు ఇవాళ ఆయకట్టు చిరీకరణ జరుగుతా ఉంది. పాలమూరు రంగారెడ్డితోన 12.5 లక్షల ఎకరాలు వస్తుంది. ఉన్న శ్రీరామ్ సాగర్ కావచ్చు, పాత ప్రాజెక్టులు కావచ్చు, అన్ని కలిపితే తెలంగాణలో 1 కోటి ఎకరాల పైచిలకు నీళ్లతో భూమిని తడిపి పంటలు పండించేటువంటి దానికి 8 ఏళ్ల సర్కార్ శ్రీకారం చుడితే, మరి మీరు ఇన్నేళ్ల నుంచి ఇన్ని రాష్ట్రాలు వెళ్ళిండ్రు కదా, గతమంతా వదిలిపెడదాం. మరి కేసీఆర్ ఎక్కినాడే మోడీ గారు కూడా ఎక్కిండ్రు ప్రధానమంత్రిగా అదే సంవత్సరం. నెల ఇటు అటు దేశమే మీ చేతిలో ఉంది. సుమారు 18-19 రాష్ట్రాలు మీ సొంత ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి. మరి ఒక్క రాష్ట్రంలోనైనా అక్కడ అన్నదాతలు లేరా? అక్కడ భూములు లేవా? అక్కడ వ్యవసాయం అవసరం లేదా? అక్కడ నదులు లేవా? మరి ఒక 10-20 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు వచ్చేటువంటి ప్రాజెక్టు ఈ దేశంలో ఈ 8 ఏళ్ల కాలంలో మీరు ఎందుకు కట్టలేకపోయినారని అడుగుతున్నాము. ఒక రైతుగా అడుగుతున్నా, రైతుల మంత్రిగా అడుగుతున్నా. ఒట్టి సొల్లు కూతల రాజకీయ విమర్శలు కాదు, ఇటువంటి విషయాల మీద స్పష్టత ఇచ్చి చెప్పాలి ప్రజలకు. तेलंगाना हाईकोर्ट ने अरकान असम्बली को खरीदे जाने के मामले में SIT की जानिब से की जा रही तहकीकात के ज़िम्मन में बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी BL संतोष को जारी करदा नोटिस के अमल को रोक दिया है। अदालत ने इस वक्त ये फैसला दिया जब संतोष ने अदालत से रुजू होते हुए मज़कूरा नोटिस को मुस्तरद किए जाने के लिए कहा था, क्योंकि इसमें किस बुनियाद पर इनका नाम ज़ाहिर किया गया ये बात नहीं बताई गई। इस सिलसिले में बीजेपी के वकील करुणा सागर ने TNT न्यूज़ चैनल के हमारे नुमाइंदे करीम खान से इस सिलसिले में तफसीलात बताई। BL संतोष जी को जो 16/11 और 2022 को और 23/11/22 को जो 41 नोटिस सिट पुलिस दिए हैं, जारी किए हैं, उसको चैलेंज करते हुए आज हाई कोर्ट में लंच मोशन मूव करा गया है। और उसके आर्गुमेंट्स के दौरान सेवरल इश्यूज भी पॉइंट आउट किए गए कि 41 CRPC नोटिस में कहीं भी BL संतोष जी का क्या था, उसमें क्या इंटरवेंशन था और केस के बारे में उनका खिलाफ क्या एविडेंस था, कौन सा सस्पिशंस था और कौन सा एविडेंस के तहत उनके नाम पे 41 नोटिस जारी किया गया, वो मेंशन नहीं है 41 ERPC नोटिस में। ये बात को कोर्ट को सामने लाया गया था और कोर्ट यही रीजंस पे दोनों नोटिसेस को बैड इन लॉ कहते हुए और दोनों नोटिस के ऊपर स्टे जारी की है और स्टे ऑर्डर दी है और उसको 5/12/2022 तक स्टे दिए गए। नेक्स्ट 5/12/2022 तक देखेंगे। अगर ये आर्गुमेंट्स के दौरान एडवोकेट जनरल जी ने उठ के BL संतोष जी के नाम A4 के तहत पे अरे किया गया है, लोअर कोर्ट में मेमो भी फाइल किया बोल के इन्फॉर्मेशन दिया, उसके बारे में वेरीफाई करेंगे। उसका जो भी है वो भी चैलेंज करेंगे। डेफिनेटली जो जिस आधार पर, जिस सस्पिशन पर, जिस रीजंस पर BL संतोष जी का नाम ये पब्लिक इमेज टार्निश किया गया है, उसके बारे में एक बार सिट इन्वेस्टिगेशन में क्लीन चिट मिलने के बाद उसका भी चैलेंज करेंगे। करुणा सागर। मरकज़ की गैर माकूल और मफाद परस्ती पर मबनी पॉलिसियाँ रियासत की तरक्की में खलल डाल रही हैं। चीफ मिनिस्टर KCR का बयान। मरकज़ी हुकूमत के रवैये के सबब रियासत तेलंगाना को 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसके सबब रियासत में फंड्स की कमी महसूस की जा रही है और मरकज़ी हुकूमत रियासत की तरक्की में खलल पैदा कर रही है। इसका इंकशाफ रियासती चीफ मिनिस्टर KCR ने किया। उन्होंने मजीद कहा कि वो मरकज़ के मुतासिबाना रवैये का मुकाबला करेंगे बल्कि रोकेंगे। मरकज़ की इम्तियाजी पॉलिसी गोया रियासतों से जंग के मुतरादिफ है। रियासतों की आमदनी पर पाबंदी आयद हो चुकी है। इस सिलसिले में रियासती असम्बली का खुसूसी इजलास दिसंबर में मुनाकिद होगा, क्योंकि मरकज़ी हुकूमत हमारा हक़ और हमारी रकम हमें नहीं दे रही है और तरक्याती कामों में खलल पैदा कर रही है। KCR ने कहा कि मरकज़ के इस शरपसंद रवैये के खिलाफ ऐलान जंग कर देंगे। मरकज़ी इम्तियाजी सलूक के सबब सिर्फ 1 साल में रियासत को 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ। मरकज़ी हुकूमत अवाम मुखालिफ इक़दामात से बाज आ जाए, वरना हालात की बिगड़ने की जिम्मेदारी मरकज़ी हुक्मरानों पर आयद होगी। अब रियासती अवाम को आगाह करना होगा कि मरकज़ ने रियासती हुकूमत के साथ क्या क्या नाइंसाफ़ी की है। मुकम्मल सबूतों, दलाइल और दाद व शुमार पेश किए जाएंगे।
मरकज़ अपने मुतासिबाना और ज़ालिमाना तरीक़ेकार से बाज आ जाए तो उसके लिए ही बेहतर होगा, वरना तेलंगाना अवाम हर तरह के हालात का सामना करने तैयार हो सकते हैं। तलसानी श्रीनिवास यादव वज़ीर बराए मवेशियात ने कहा कि तलबा खेलों में महारत हासिल करें, मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। वज़ीर मवेशियात तलसानी श्रीनिवास यादव ने तलबा को मशवरा दिया कि तालीम के साथ साथ खेलों में भी अपनी महारत में इजाफा करें। इन ख्यालात का इजहार अमीरपेट म्यूनसिपल ग्राउंड में तलसानी युवा सेना के ज़ेर एहतमाम 3 दिनों तक क्रिकेट का टूर्नामेंट मुनाकिद किए जाने की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर किया। इन मुकाबलों में सनत नगर हल्के के मुख्तलिफ कॉलेजों की 80 टीमें हिस्सा लेंगी। इस मौके पर वज़ीर मवेशियात तलसानी ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की है। उन्होंने मज़ीद कहा कि 2014 से तलसानी युवा सेना के ज़ेर एहतमाम सालाना मुकाबले मुनाकिद किए जा रहे हैं। तलसानी ने कहा कि मुकाबले में कामयाब होने वाली टीमों को 25,000 और 15,000 रुपये की इनामी रकम और कीमती क्रिकेट किट्स भी दी जाएंगी। సచిన్ గారి ఆధ్వర్యంలో క్రికెట్ టోర్నమెంట్ అనేది ప్రతి సంవత్సరం ఆనవాయితీగా మరి తలసాని యువసేన ఆర్గనైజేషన్ పైన జరిగేది. దగ్గర ఇక్కడ స్థానికంగా ఉండేవాళ్ళు కానీ లేకపోతే ఇక్కడ చదువుకునేటువంటి పిల్లలు కాలేజెస్లో వేరే ప్రాంతాల నుంచి ఒక 80 టీమ్స్ దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం, ఈవెంట్స్ ఆర్గనైజ్ చేయడం, నేను యువ నాయకులు సచిన్ గారికి నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఒక 80 టీమ్స్ ఆర్గనైజ్ చేయడం అనేది చిన్న విషయం కాదు. ఈరోజు రేపు ఎల్లుండి ఈ టీమ్స్ అన్నీ పార్టిసిపేట్ చేసి ఫైనల్గా సండే నాడు ఫైనల్స్ ఉంటుంది. ఆ ఫైనల్స్ రోజు కూడా మరి పిల్లలకు మీకు విన్నర్స్ కానీ రన్నర్స్ కానీ క్వార్టర్ ఫైనల్లో వచ్చిన వాళ్ళకు కానీ అందరూ కూడా క్రికెట్ కిట్స్ అనేది మరి వారికి ఇవ్వడం జరుగుతుందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने इंतबाह दिया कि आने वाले 5 साल दुनिया भर के ममालिक के लिए तारीख होंगे। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि हिंदुस्तान समेत दुनिया को अगले 5 साल में मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को अगली निसफ दहाई में आसानी से आगे बढ़ने के लिए मजबूत क़ियादत की ज़रूरत है। एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए जयशंकर ने कहा कि अगर दुनिया भर के हालात पेचीदा हो गए तो हिंदुस्तान पर मुश्किल वक्त आएगा और हमें मजबूत क़ियादत की ज़रूरत है। जयशंकर के बयान से ऐसा मालूम होता है कि क़ियादत मजबूत नहीं है, इसीलिए मजबूत क़ियादत चाहिए। इलावा आइंदा 5 साल हिंदुस्तान के लिए भी तारीख अंधेरे के हो सकते हैं। ऐसा मालूम होता है कि जयशंकर ने अंदाज़ा लगा लिया है कि आइंदा 5 सालों के लिए मजबूत क़ियादत चाहिए क्योंकि तारीख दिन आने वाले हैं। उन्होंने आलमी ताकतों के इस राय का भी इजहार किया कि हिंदुस्तान की तरक्की की शरह जारी रहेगी, इसीलिए हर कोई हालात का क़ब्ल वक्त अंदाज़ा लगाते हुए इससे निमटने की तैयारी करे। कांग्रेस के सदर खरगे गुजरात के कांग्रेसियों में जोश व खरोश पैदा करने के लिए 27-28 नवंबर को इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। गुजरात में इंतखाबी मुहिम शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। इस इंतखाबात में 3 अहम जमातों आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी की आला क़ियादत भी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि इनकी पार्टी को अक्सरियत हासिल हो जाए। जहां आम आदमी पार्टी मोदी की आबाई रियासत पर कब्जा करने के लिए जोर लगा रही है तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी 2 दहाइयों से गुजरात में इसकी कमजोरी को दूर करते हुए इक़्तिदार हासिल करना चाहती है। चुनांचे कांग्रेस की जानिब से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो जाने के सबब गुजरात के मुकामी कारकुनों में कुछ हरकत पैदा होती नजर आ रही है। इसमें कांग्रेस के सदर खरगे भी 27 और 28 नवंबर को गुजरात का इंतखाबी दौरा करेंगे। एक ताजिर का मुलाजिमा से माशूका चल रहा था, दिल का दौरा पड़ने से हलाक हो गया। माशूका शौहर की मदद से लाश बाहर फेंक दी। कर्नाटक में एक ताजिर अपनी माशूका से जिनसी ताल्लुकात के दौरान दिल का दौरा पड़ने से हलाक हो गया। इससे डरकर इस माशूका ने अपने शौहर और भाई की मदद से उसकी लाश को वीरान मुकाम पर फेंक दिया। यह वाक़या कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में पेश आया। इस माह की 17 तारीख को मकामी लोगों ने जेपी नगर इलाके में एक शख्स की लाश प्लास्टिक के गिलाफ में लिपटी हुई पाई गई। पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने मुतवफ़ी की शिनाख्त 67 साला बाला सुब्रमण्यम के तौर पर की, जो एक ताजिर था। तफ्तीश पर मालूम हुआ कि इसकी 35 साला खातून से नाजायज़ ताल्लुकात थे, जो ताजिर के घर जाती थी। मोबाइल फ़ोन पर आने वाले कॉल्स की बुनियाद पर मालूम हुआ कि वो ताजिर के घर काम करने वाली खातून के घर गया था।
वजीर खजाना सीतारामन से छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बागल ने मुतालबा किया कि 17,240 करोड़ रुपए वापस करें, जीएसटी का मुआवजा और कोयला कंपनियों पर आयद इजाफी टैक्स भी वापस किया जाए। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बागल ने आज मरकजी हुकूमत से कहा कि वो नई पेंशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड रियासती मुलाजिमीन के तकरीबन 17,000 करोड़ रुपये वापस करे। उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि इनकी हुकूमत ने मुलाजिमीन के फलाह बहबूद के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 17,240 करोड़ रुपये नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटर लिमिटेड के पास 31 मार्च तक जमा करवाए गए हैं और अगर ये रकम वापस आ जाती है तो जनरल प्रोविडेंट फंड में शामिल हो जाएंगे। चीफ मिनिस्टर बागल ने मुतालबा किया कि रियासत को जीएसटी का मुआवजा और कोयला कंपनियों पर आयद इजाफी टैक्स भी वापस दिया जाए। इस तरह से ये जुमला 50,000 करोड़ तक की रकम हो जाएगी, जो कि मरकजी हुकूमत रियासती हुकूमत को वाजिबुल अदा है। इधर तेलंगाना हुकूमत ने भी मरकज से मुतालबा किया कि इसके 40,000 करोड़ मरकज वापस कर दे। इससे अंदाजा होता है कि मरकजी हुकूमत गैर बीजेपी हुकूमतों के खून पसीने की कमाई हजम कर रही है और उनकी तरक्की में खलल डाल रही है। अमरीकी रैपर केन वेस्ट गुलकार ने 2024 के लिए अमरीकी सदर के दौड़ में शामिल होने का ऐलान किया है। केन वेस्ट, जो कानूनी तौर पर अपना नाम वाइस से बदल चुके हैं, ने सोशल मीडिया पर सदारती मुहिम के लोगों की वीडियो जारी की। केन वेस्ट ने दावा किया कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से नायब सदर के उम्मीदवार के तौर पर इनकी मुहिम का हिस्सा बनने की दरख्वास्त की है। अमरीकी रैपर ने यह दावा इस वक्त किया जब गुज़िश्ता दिनों वो डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा में वाक़ गोल्फ क्लब में गए थे। केन वेस्ट को हालिया वर्षों में मुतअद्दिद तनाज़ात का सामना हुआ है, जिसके बाद मुतअद्दिद कंपनियों ने उनको अपनी मसनूआत की मुहिम का हिस्सा बनाने से इनकार कर दिया। दुबई में भारतीय कौंसलेट ने दुबई आने वाले भारतीय शहरियों के लिए क़वानीन में तब्दीली कर दी। दुबई में हिंदुस्तानी कौंसलेट के ट्विटर अकाउंट पर इस हवाले से गाइडलाइंस का एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसके मुताबिक पासपोर्ट पर सिंगल नाम के साथ दुबई आने के ख्वाहिशमंद भारतीय शहरियों की दस्तावेज़ात मुत्तहिदा अरब अमारात इमिग्रेशन की जानिब से कबूल नहीं किए जाएंगे, जबकि पासपोर्ट पर सरनेम लिखने वाले शहरियों को दुबई आने की इजाज़त होगी। लेकिन इस तरह से पासपोर्ट में आधार कार्ड में नाम को तस्हीह करवाना होगा, बल्कि तालीमी सदाकत नामों में भी नाम को तब्दील करना होगा। यूएई की हुकूमत का फैसला दुरुस्त नहीं मालूम होता। वक्फनामा। जिले रंगारेड्डी में वक्फ अरादियात और जायदाद की मुख्तसर सी तफसील कुछ इस तरह है। नंबर 1, मस्जिद सर्वे नंबर 167 बाटा सिंगारम विलेज हयातनगर मंडल में 180 मुरब्बा गज ज़मीन पर मौजूद है और उसका गज़ट 9 फरवरी 1989 में जारी हुआ है। नंबर 2, 5 आशुर खाना गोठान ज़मीन में देहात बाटा सिंगारम पर हिमायतनगर मंडल में मौजूद है। इसका गज़ट 9 फरवरी 1989 में जारी हुआ है, लेकिन इसका सर्वे नंबर क्या है, कितनी ज़मीन है, इसका कोई जिक्र नहीं। नंबर 3, 1 गोठान ज़मीन में आशुर खाना बाटा सिंगारम देहात और हयातनगर मंडल में मौजूद है। इसका गज़ट 9 फरवरी 1989 को जारी हुआ, लेकिन वक्फ बोर्ड ने इसका सर्वे नंबर और ज़मीन की कोई सराहत नहीं की। आखिर क्यों? नंबर 4, आशुर खाना गोठान ज़मीन में बाटा सिंगारम देहात और हयातनगर मंडल के तहत मौजूद है, लेकिन इसका सर्वे नंबर क्या है और कितनी अराजी है, वक्फ ने इसकी सराहत नहीं की। इसका गज़ट 9 फरवरी 1989 में जारी हुआ। बल्दिया अजीम तरह हैदराबाद और सिकंदराबाद में वक्फ अरादियात व जायदाद की मुख्तसर सी तफसील कुछ इस तरह है। नंबर 5, पुख्ता मस्जिद नूर आलम काचीगुड़ा बल्दी नंबर 9-4-974 निम्बोली अड्डा काचीगुड़ा के तहत 168 मुरब्बा गज ज़मीन है और उसका गज़ट 12 जुलाई 1984 को जारी किया गया, लेकिन वक्फ बोर्ड ने इसका सर्वे नंबर की निशानदेही नहीं की। नंबर 6, दरगाह हज़रत सैयद अलीउल्लाह शाह कादरी मकान नंबर 2-1-567 विद्यानगर कॉलोनी में मौजूद है और उसके तहत 236 मुरब्बा गज ज़मीन के अलावा एक मलगी और एक कवेलू का कमरा मुजावर के लिए बल्दी नंबर 2-1-567 मौजूद है। इसका गज़ट 17 जून 1982 को जारी किया गया। नंबर 7, जदीद मस्जिद तामीर शुदा आबादी में बना में मस्जिद अजीज़िया अंबरपेट के तहत 370 मुरब्बा गज ज़मीन पर मौजूद है। इसका गज़ट 17 जून 1982 को जारी किया गया है। जामे मस्जिद कंगू, जो कि जामे मस्जिद ही कहलाती है, इसका साथ कब्रस्तान भी मौजूद है। अंबरपेट इलाके की इस मस्जिद 7,367 मुरब्बा गज ज़मीन में मौजूद है। इसमें एक कवेलू का मकान, एक इमली का दरख्त, 7 नीम के दरख्त मौजूद हैं। आज ये कहाँ है, इसका गज़ट भी 17 जून 1982 को जारी किया गया है।
वक्फ अमले की मौजूदगी में दरगाह अन्नारम, दरगाह जान पाक शहीद रहमतुल्लाह अलैह और दरगाह दिल और जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह बरसे आम मुशरिकाना अमाल। दरगाह अन्नारम शरीफ जो कि वरंगल खम्मम सड़क पर जाते हुए बाएं जानिब एक दरगाह है जो कि तालाब के कट्टे पर वाक़ है। यहाँ हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंद आते हैं और ये दरगाह महकमा वक्फ की रास्त निगरानी में मौजूद है और यहाँ रोज़ाना जानवरों की कुर्बानी होती है जो कि 150 था 250 हो सकती है। वक्फ बोर्ड की रास्त निगरानी में होने के सबब इसकी आमदनी वक्फ अमला, सुप्रीडेंट, इंस्पेक्टर और मुलाजिमीन के हाथों से होकर गुजरती है। कहा जाता है कि कुर्बानी के जानवरों के अलावा हर हफ्ता 5 लाख रुपये से ज़ायद की आमदनी होती है और यहाँ हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक गाड़ियों पर फूल माला चढ़ाई जाती है, गाड़ियों की पूजा भी होती है और दरगाह में ज़ियारत के ख्वाहिशमंदों को 50 था 100 रुपये का टोकन हासिल करना होता है। रोज़ाना हज़ारों लोगों से कितनी रकम वसूल होती होगी और ये भी किसके जेब में जाते हैं। उमूमी ख्याल तो ये है कि मुस्लिम औकाफ अमला मुशरिकाना आमाल और बुत परस्ती के रस्म रिवाज में शामिल होकर इस्लाम के तसव्वुर को ख़राब कर रहा है। ये दरगाह कोई हिंदू एंडोमेंट के प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर ये इससे हरकत क्या हैं। जो लोग दरगाहों की हिमायत हर सतह पर करते हैं वो इन दरगाहों पर पहुँचकर इन रसूमात को रोकें। दरगाहों में ऐसी रसूमात के अंदेशे के तहत कई उलमा इसकी एक ज़माने से मुखालिफत करते आ रहे हैं, लेकिन उसे फातिहा और नान फातिहा के मसला बनाकर चंद मफाद परस्तों ने शिरक और मुल्हिदाना कार्रवाइयों बल्कि बुत परस्ती की भी तायद कर रहे हैं। महकमा वक्फ फौरी इस पर तवज्जो दे तो बेहतर होगा। नंबर 2, मजीद एक दरगाह जान पाक शहीद जो कि मिरालगुड़े से आगे हुजूर नगर सड़क पर वाक़े है। यहाँ भी हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन पहुँचते हैं। यहाँ भी सैकड़ों की तादाद में बकरों की कुर्बानी दी जाती है। यहाँ तो बाज़ाब्ता एक सांप के पुट्ठे पर फूल चढ़ाए जाते हैं और गेरवा रंग लगाया जाता है। यहाँ भी हिंदू रस्म व रिवाज है गालिब नज़र आता है और यहाँ भी हर हफ्ता 5 लाख से ज़्यादा की आमदनी होती होगी और ये सब रकम किसके तसर्रुफ में है। दरगाहों की हिंदू रस्म व रिवाज पर चलाने के मुजिम कौन है? क्या इसका जवाब चेयरमैन वक्फ मसीहुद्दीन साहब देंगे? अगर इसका दुरुस्त वजाहत ना दे सके तो फिर मुसलमानों को चाहिए कि इनके खिलाफ तहरीक चलाएं और अगर TRS हुकूमत इनकी पक्ष पर हो तो फिर TRS हुकूमत के खिलाफ भी तहरीक चलाने की ज़रूरत होगी। हुकूमत की जहनीत भी यही मालूम होती है कि दरगाहों को बुत परस्ती की जगह बनाकर मुसलमानों को खामोशी के साथ इस्लाम से दूर किया जाए, सारे वक्फ मुलाजिमीन को वहाँ से निकाल बाहर किया जाए। दरगाह जहांगीर पीरा नंबर 3, दरगाह जहांगीर पीरा शहर के बिल्कुल करीब में वाक़ मशहूर मारूफ दरगाह है। यहाँ भी रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में कुर्बानी के जानवर आते हैं और यहाँ भी हफ्तावारी लाखों की आमदनी होती है। अब कहेंगे कि यहाँ कैमरे नस्ब हैं, तब सवाल ये है कि क्या कैमरों में हिंदू रस्म व रिवाज और बुत परस्ती के अमाल नज़र नहीं आ रहे हैं? नज़र आने के बावजूद चेयरमैन वक्फ बोर्ड खामोश क्यों है? क्या इन सब अमाल के लिए चेयरमैन की इजाज़त हासिल है? चेयरमैन पर शक इसलिए भी होता है कि इतने सब बुत परस्ताना कामों के बावजूद वहाँ से वक्फ मुलाजिमीन को हटाया क्यों नहीं गया, बल्कि इन्हें तो तवील अरसे से इनकी खिदमत पर बरकरार रखा गया। इसके ज़िम्मेदार कौन कौन है, इसकी वजाहत होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या वक्फ के आला अहदेदार खामोशी से मुसलमानों की हिंदुत्वा की जानिब तो राग़िब नहीं कर रहे हैं? अब दीजिए इज़हारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।